हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKYS एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। जो हम लोग की सीरीज़ चल रही थी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रिवीजन की, उसको जारी रखते हैं और देखते हैं इसके बाद जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट होते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग रिवाइज़ करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीसरे गोल्ड में सम्मेलन तक कवर किया था और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हम लोगों ने रिवाइज़ किया था। अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे का घटनाक्रम। इसके आगे के घटनाक्रम में होता है प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी। जो प्रांतीय चुनाव होते हैं भारत में 1937 ईस्वी में होते हैं और ये होते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर। जो हमारा तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जो बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में संपन्न कराए जाते हैं। जो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी था उसके द्वारा भारतीयों को प्रांतों में शासन के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो बहुत सी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनकी स्थापना होती है। इसी क्रम में पंजाब में अफसर हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी बनती है। बंगाल और मध्य प्रांत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में फरवरी 1937 ईस्वी में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं और इन चुनाव में जो कांग्रेस होती है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है। जो कांग्रेस पार्टी होती है वो 11 में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत वहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है। जो कांग्रेस है वो इन पांचों प्रांतों को मिलाकर कुल 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाती है और जो इस सरकार है इसको चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद, जिसको कि संसदीय उप समिति भी कहते हैं, इसकी स्थापना होती है। इसके जो संसदीय उप समिति बनती है, इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रांतों के जो प्रमुख थे उस समय, जो प्रांतों के प्रमुख थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसी क्रम में संयुक्त प्रांत के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत और बम्बई में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो होते हैं BG खरे। जो कांग्रेस का शासनकाल होता है वो करीब 28 माह का होता है और इस छोटे से शासनकाल में कांग्रेस यह सिद्ध कर देती है कि वह केवल जनसंघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती बल्कि उनके हित में राजसत्ता का उपयोग भी कर सकती है। इसी क्रम में क्या होता है, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो तत्कालीन वायसराय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, वो भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लेते हैं और पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो कांग्रेस होती है वो असहमत हो जाती है और जो वायसराय होती हैं उनके सम्मुख कुछ मांगे रखती है। उसकी जो प्रमुख मांगे थी वो ये थी कि जो ये युद्ध हो रहा है उसके उद्देश्यों की घोषणा की जाए और युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र किया जाए। लेकिन जो वायसराय होते हैं वो, जो कांग्रेस होती है, उनकी मांगों को अनसुना कर देते हैं और औपनिवेशिक स्वराज के पक्ष में अपनी बात को रखते हैं। इसी क्रम में क्या होता है, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस की जो कार्य समिति होती है वो एक प्रस्ताव पारित करती है और जो कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल है उनको 8 राज्यों में त्यागपत्र देने के लिए प्रस्ताव पारित करती है। इसी क्रम में 29-30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को जो कांग्रेस के 8 प्रांत हैं वहाँ पर जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है वो अपना त्यागपत्र दे देता है। जब कांग्रेस का त्यागपत्र, जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल होता है वो जब त्यागपत्र दे देता है तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग होती है वो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाती है और इसी क्रम में जो उनका साथ देते हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी देते हैं। तो ये तो थे प्रांतीय चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे का घटनाक्रम। इसके आगे का घटनाक्रम होता है अगस्त प्रस्ताव, जो होता है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत क्या होता है, जो कांग्रेस जो होती है जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है तो इसके बाद जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है वो होता है 1940 ईस्वी रामगढ़ बिहार में किया होता है। इसमें जो कांग्रेस होती है
वो ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखती है कि वो केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए। इसी क्रम में जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं, वो युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध होता है। ये अगस्त प्रस्ताव है, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से फेमस होता है। और जो ये अगस्त प्रस्ताव है, इसमें जो कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग होती है, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो कांग्रेस होती है वो अगस्त प्रस्ताव को असहमत हो जाती है और इस जो अगस्त प्रस्ताव है उसको ठुकरा देती है। इसी क्रम में जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कहते हैं कि जिस अधिराज्य की स्थिति के समग्र विचार पर यह प्रस्ताव आधारित है, वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। तो ये तो होते हैं जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य अगस्त प्रस्ताव के संबंध में। जो मुस्लिम लीग है वो भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा देती है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग होती है वो भारत विभाजन से कम में कोई व्यवस्था स्वीकार करने के पक्ष में नहीं होती है। इसके बाद की जो घटना होती है वो होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है वो होता है 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। इसमें क्या होता है, जब कांग्रेस होती है वो अगस्त प्रस्ताव का विरोध करती है और युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर देती है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, इसकी जो विचारधारा होती है वो महात्मा गांधी जी की होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से होती है और इसके जो पहले सत्याग्रही होते हैं वो होते हैं विनोबा भावे। ये पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, वो थे विनोबा भावे। 7 दिसंबर 1940 ईस्वी को यह सत्याग्रह स्थगित हो जाता है, लेकिन 5 जनवरी 1941 ईस्वी को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको पुनः प्रारंभ किया जाता है और इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसका जो मुख्य उद्देश्य यह था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके इस दावे को खोखला साबित करना था कि जो भारत की जनता है वो द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। इसके बाद होता है क्रिप्स प्रस्ताव, जो होता है मार्च 1942 ईस्वी। क्रिप्स प्रस्ताव होता है उसके अंतर क्या होता है, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो इसमें जापान की जो शक्ति होती है वो लगातार बढ़ती जाती है। इससे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होता है वो बेचैन हो जाता है। इसी क्रम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे बड़े देश होते हैं वो ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डालते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो तत्कालीन वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं विंस्टन चर्चिल, वो 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं और ये 23 मार्च 1942 ईस्वी को ये जो क्रिप्स मिशन है ये भारत पहुंचता है। और जो ये क्रिप्स मिशन है वो 30 मार्च 1942 ईस्वी को अपनी योजनाएं प्रस्तुत करता है। इसकी जो योजनाएं थी वो कौन कौन सी थी, आइए देखते हैं। इसकी जो योजना थी वो था कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा था युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिर इसके बाद होता जो तीसरा पॉइंट था वो था जो संविधान सभा द्वारा जो निर्मित किया गया संविधान है को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं है वे इसे अस्वीकार करके पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी जो ब्रिटिश सरकार है उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। जो दूसरा था वो था कि जो भारतीय संविधान सभा है तथा ब्रिटिश सरकार के जो मध्य है अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता किया जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स प्रस्ताव का वो ये था कि जो नया भारतीय संविधान है इसके निर्माण होने तक भारत की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो ब्रिटिश सरकार पर होगा। जो क्रिप्स प्रस्ताव होता है वो उसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक होती है 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को, इस बैठक में जो क्रिप्स के प्रस्ताव होते हैं उनको अस्वीकृत कर दिया जाता है। जो कांग्रेस होती है वो ये कहती है कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्ट नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि प्राप्त होगी। और जो कांग्रेस की दूसरी आपत्ति थी वो ये थी कि जो संविधान निर्मात्री सभा है के गठन पर आपत्ति थी, क्योंकि जो इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को जनता द्वारा निर्वाचित न करके उसके शासकों द्वारा निर्वाचित किया जाना था।
जो महात्मा गांधी होते हैं वो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहते हैं कि यह एक दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, तो महात्मा गांधी ने जो पोस्ट डेटेड चेक कहा था वो कहा था क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। मुस्लिम लीग होती है वो भी क्रिप्स प्रस्तावों को दो आधार पर अस्वीकार कर देती है। एक तो यह उसका जो प्रत्येक निर्वाचक मंडल की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, और दूसरा इसमें उसके जो भारत विभाजन की मांग थी उसको भी स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके बाद जो होता है वो होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने ये घटनाक्रम देखे थे, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इनको हम लोगों ने रिवाइज किया था। अब इसके आगे के जो इंसिडेंट्स हैं उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। चलिए ठीक, तब तक मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में।